आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल के आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मुस्लिम तबके की तरक्की से जुड़े इश्यूज और मजहबी और फिरकापरस्त सियासत की। क्या मजहबी और फिरकापरस्त सियासत मुस्लिम तबके के इश्यूज को जो है असरअंदाज करती है और कहीं ना कहीं उनकी तरक्की के कामों पर भी असर डालती है? इसी अहम इशू पर बात करेंगे हम, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना महमूद मदनी ने गुजरात और महाराष्ट्र के हवाले से जो बयान दिया वो उसका मतलब क्या था और सियासी हलकों में उसको कैसे देखा जा रहा है। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजूर आलम साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के। इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद हैं अब्दुल हमीद नौमानी साहब, आपका ताल्लुक जमीयत उलेमाए हिंद से है। और इन सब के अलावा ऑडियंस के दरमियान भी दो खास मेहमान, अमीर जामी साहब मौजूद हैं, CPIM से ताल्लुक है आपका। और ETV के नुमाइंदे एहतशामुल हसन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में ऑडियंस भी मौजूद है, ये भी अपने सवाल रखेंगी मेहमानों के सामने। डॉक्टर मंजूर आलम साहब, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। मुस्लिम तबके के तरक्याती इशूज़ की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि जो मजहबी और फिरकापरस्त सियासत है वो कहीं ना कहीं उनकी तरक्की में जो है अड़चन पैदा करती है। आपको लगता है कि तरक्की के काम तो हम देखते हैं कि होते हैं, लेकिन हमारे मजहबी रहनुमा कई बार जो है जो फिरकापरस्त सियासतें हैं वो हो जाती है और उसका जो है पूरा कबाड़ा हो जाता है पूरे काम का। देखिए, बुनियादी तौर से ये बात गलत है कि तरक्की का काम तो हो जाता है और सिर्फ फ़िरका परस्त और कुछ उलमाए कराम की वजह से रुकावटें खड़ा हो जाती हैं। 60 साल का रिकॉर्ड ये बात नहीं कह रही है। बात ये कह रही है कि तमाम पॉलिसी फॉल्स हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ के सिलसिले में इनहेरेंट बायस पाया जा रहा है। वो इनहेरेंट बायस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ले जाता है और हमेशा मुसलमानों की तरक्की में रुकावटें खड़ी की जाती हैं और लार्जली इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स किसी भी प्लान को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, इस मुल्क में इक्वेट नहीं करना चाहिए। RSS से, BJP से किसी मुस्लिम तंजीम को इक्वेट करते हैं तो ये हमारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी पहचान है। कभी कभी हमारी तरफ से भी नादानी में, बुनियादी तौर पे नहीं, नादानी में मसाइल के समझने में, उसकी इफ़ाम व तफ़हीम में जब गलती होती है तो हमारे बयानात में भी कुछ गलत बात आ जाती है। और दाद दीजिए मीडिया को कि अगर मुसलमानों की तरफ से कुछ गलत बात आ गई तो वो तो पूरे आसमान पर फैला दिया जाएगा, ज़मीन तो सामने ही नज़र आएगा। और अगर अच्छी बात मुसलमान के लीडर ने कह दिया, वो उलमाए दीन भी हो, तो कहीं मुश्किल से किसी किनारे में कहीं कोई बात नज़र आ जाए। तो इसलिए बुनियादी तौर से इससे मुझे इत्तफाक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। अब्दुल हमीद नौमानी साहब, आपके पास आएंगे। आपने जो है वो मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं वो ठीकरा फोड़ दिया है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई बयान दिया जाता है, भले ही उनकी सोच कुछ और रही हो, भले ही उनका जो है मानना कुछ और रहा हो, बयान दे दिया उन्होंने, लेकिन मीडिया उसको गलत तरीके से जो है वो पेश करती है। आपको क्या लगता है जो तबके की तरक्की के काम हैं, जो इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं जब मजहबी रहनुमा या फिरकापरस्त ताकतें जो हैं वो सियासत पैदा कर देती हैं? मजहबी रहनुमाओं का तरक्की की रुकावट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये कोई ऐसा बयान आप किसी काबिले ज़िक्र मजहबी रहनुमा का नहीं दिखला सकते हैं जिसका ताल्लुक़ जो हो तरक्की की रुकावट से हो। ये बिल्कुल बुनियादी तौर पे गलत प्रोपेगेंडा है। असल समाजी इक़्तिसादी तौर पे समाज में दो चीज़ें बहुत अहम होती है, एक जो है इक़्तिसादी गलबा और जो है समाजी गलबा। अगर इक़्तिसादी बहाव जो है सही सिमत में मुनसिफाना बुनियाद पे न हो तो समाज में ऊंच नीच जो है पैदा होती है। इसी तरह आप जो देखेंगे कि अगर सही सिमत में और मुसावी सतह पे काम नहीं हो रहा है तो ये जो होता है वो सब जगह होता है, लेकिन वो अंदाज अलग अलग होता है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपके पास आएंगे। आपसे भी वही सवाल है, क्या अक़लीदी तबके से जुड़े हुए, खासतौर से मुस्लिम तबके की तरक्की से जुड़े हुए काम असरअंदाज होते हैं अगर मजहबी और फिरकापरस्त सियासत जो उसके ऊपर हावी हो जाए? कोई भी मुल्क या कोई भी कौम वो गवर्न होती है बराह रास्त सियासत से। किसी तबके की तरक्की का दारोमदार इस बात पर होता है कि हुकूमत वक्त उसको तरक्की देने में कितनी इंटरेस्टेड है। हुकूमत वक्त के फ़ैसले कौमों के
उरूज व ज़वाल की मंजिलें तय करते हैं। बहुत आसान है इल्ज़ाम लगा देना। मसलन डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेसी एक मुलाजिम होती है, वो जिम्मेदार नहीं हो सकती। ब्यूरोक्रेसी को भी गवर्न करती हैं सरकारें, मिनिस्टर्स गवर्न सियासतदान करते हैं या जो ब्यूरोक्रेसी जिस को। पार्टी की हुकूमत होती है मीडिया वो को, करते हैं। मीडिया गवर्न होता है सरकारों से और इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए, उन दोनों के जरिए मीडिया गवर्न होता है। हमारे पास ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और अगर हैं भी तो उनको वो मीडिया को गवर्न करना की उनकी या तो सलाहियत नहीं है या मंशा नहीं है, जो भी है। इसी तरीके से जो हमारे कहीं ना कहीं दाखिली तौर पर हमको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि कहीं हमारी जानिब से भी कुछ गलतियां रही हैं। डिस्क्रिमिनेशन की तारीख 65 साल पुरानी है। हुकूमतों ने कभी मुसलमानों को देने की कोशिश नहीं की। और हुकूमत जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब होता है मुल्क की सियासी जमातें, मुल्क कोई की भी तमाम पार्टी हो, सियासी जमातों कोई भी ने पार्टी हो। कभी इस जानिब कोई संजीदा कोशिश नहीं की, और कांग्रेस और आरएसएस दोनों उसमें बराबर शरीक है। और इसी तरीके से जितनी आज की तारीख में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, मोस्ट ऑफ दोज पॉलिटिकल पार्टीज दे आर गवर्न बाय द आरएसएस, देयर आइडियोलॉजी। तो अगर उस आइडियोलॉजी के साथ गवर्न हो रही हैं तो जाहिर है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा। उसे काउंटर करने के लिए हमने क्या किया है, हमारी जानिब से कम्युनिटी का अपना जो एक इनिशिएटिव होना चाहिए, वो इनिशिएटिव इतना स्ट्रांगली आज तक दिखाई नहीं दे सका कि हम उसे काउंटर करने के लिए कहीं खड़े होते। हमारे उलमा इकराम ने, हमारे दानिश्वरों ने आज़ादी के फौरन बाद ये ऐलान कर दिया कि सियासत शजर ममनुआ है, इसलिए मुसलमान उसके करीब ना जाएं। जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि हम दावत और तबलीग का काम करेंगे। जमियत उलमा हिंद ने कहा कि हम सेकुलरिज्म, वो खुद भी सियासत में आ गया। अब तो नहीं, वो उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं। वो तो अब तो दिया रजबुतों ने तो खुदा याद आया, लेकिन अब आके अब जमियत उलमा ने उस वक्त भी बिल्कुल साफ कह दिया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और पूरी की पूरी तहरीक यानी मुसलमानों से कह दिया शजर ममनुआ है, और खुद एक पार्लियामेंट की सीट के लिए लड़ते रहे कि एक राज्यसभा 750 सीटों में से एक राज्यसभा में मुतमईन होकर बाकी मुसलमानों से कह दिया आप पॉलिटिकल सिस्टम में कोई इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से पूरी की पूरी कौम को हमारे ही लीडर्स ने उस प्रोसेस से अलग कर दिया, जो प्रोसेस तरक्की के लिए इंतहाई अहम होता है, तो तरक्की कहाँ होगी? डिस्क्रिमिनेट करने वालों को के लिए मैदान हमने खाली छोड़ दिया कि आप जम के डिस्क्रिमिनेशन हमारा कीजिए, हम तो किसी लायक बचेंगे नहीं। और उसका नतीजा यह है कि आज इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में हम एक वोट बैंक की हैसियत से महज इस्तेमाल होते हैं। हम अपने पॉलिटिकल ब्रेन को लेजिस्लेशन में पहुंचाने की सलाहियत खो बैठे हैं। बिल्कुल। अमीक जामी साहब, आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, और क्या लगता है आपको, आपने कम से कम जो है वो मीडिया के ऊपर हमला नहीं किया। वो कह रहे हैं कि कौम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो हमारे सियासी रहनुमा है, उनको जिम्मेदार मैंने दोनों को जी बिल्कुल, जी दोनों का। क्या लगता है आपको, क्या वाकई जो तरक्की के इश्यूज हैं मुस्लिम तबके की, वो वाकई जो है वो असरअंदाज होते हैं, और उनको जो है वो जो हमारे मजहबी रहनुमा है या फिर जो हमारे सियासी रहनुमा है, या जो इस तरह की जो सियासत होती है, वो वाकई असरअंदाज होती है और काम नहीं ढंग से हो पाते? मेरी मीडिया से कोई शिकायत नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे लोग मुत्तफिक होंगे। मुसलमानों के बड़े बड़े मजमे का रिकॉर्डिंग, बड़े बड़े मजमों की बातों को दिखाना बहुत आम सी बात है। अभी मैं परसों जो है लखनऊ में हम 3 तारीख को कन्वेंशन करके आए हैं, देश के तमाम चैनलों ने उसको लाइव दिखाया। उसमें मजहबी उलमा भी थे, उसमें सेकुलर पार्टियों के भी लोग थे। अब सवाल है लीडरशिप का। मैं लीडरशिप को 2 तरह से बांटता हूं। मुसलमानों में से आई हुई कॉर्पोरेट अमीर लीडरशिप, मुसलमानों के बीच से निकली हुई जो गरीब है, पसमानदा है, उनकी लीडरशिप। अब उत्तर प्रदेश में हम लोग बड़े खुश हो रहे थे पिछले असेंबली में कि माशाअल्लाह 68 एमएलए आ गए आज़ादी के बाद पहली बार। मैंने सभी तंजीमों के प्रेस रिलीज, उनके बयानात देखे कि साहब अब काम हो जाएगा। लेकिन मैं अभी पूरा 1 महीना उत्तर प्रदेश का पूरा भ्रमण करके आ रहा हूं। लोगों के बीच में ये जो नौजवानों की रिहाई का मसला है, उसकी लड़ाई में घूम कर आ रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि इनके अगले चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी। कह रहे साहब हमारे साथ धोखा हो गया। ये लोग असेंबली में गए, एक सवाल अकलियतों के इशू पर, मुसलमानों के इशू पर असेंबली में रेज नहीं हुआ 1 साल तक। और दूसरी बात तरक्की की बात, हम सिर्फ मुसलमानों की बदहाली की बात क्यों करते हैं? हमीद भाई ने बहुत अच्छी बात कही, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। प्रोफेसर अर्जुन सिंह गुप्ता कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे,
उनकी एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस देश के 73 करोड़ लोगों की रोजाना की आमदनी 8 रुपए से 20 रुपए है। अब आप सोच लीजिए कि 20 रुपए में इस देश में क्या मिलता है, आज के वक्त में क्या मिलता है? क्या मिलता है आज के वक्त में। अभी 12th प्लानिंग कमीशन में जो रिकमेंडेशन था ऑल पार्टीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो ये था साहब कि 5 साल के लिए हमको 56,000 करोड़ रुपए का बजट अकलीतों के लिए चाहिए। वजीर आजम ने वादा कर लिया कि 56 नहीं 42,000 करोड़ रुपए मैं इसको करता हूं, और मोंटेक जी ने, इन लोगों ने शुक्रिया भी अदा कर दिया। 1 महीना पहले पता यह चला कि जो 12वें प्लानिंग कमीशन का मंसूबे में जो मुसलमानों का बजट है, अकलीतों का जो बजट है, वो 42,000 करोड़ से काट के 17,000 करोड़ रुपए। पिछला जो 11th प्लानिंग कमीशन का जो बजट था वो 17,000 करोड़ वेरियस माइनॉरिटीज के वेलफेयर स्कीम्स, ये है वो है, उसमें से 8,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे और सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जो पैसा बचा उसी पैसे को जोड़ के 42 से हमको 17 दे दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने जो बदहाली दिखाई, इसी में यूपीए 2 के जो सेक्युलर पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कहा कि साहब मुसलमानों को बजट ज्यादा चाहिए। लेकिन फिर वही मनमोहन जी ने, मोंटेक सिंह अहलवालिया ने इन लोगों की तजवीजों को नहीं माना, बोला मैं 17 से आगे नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग तो खर्च भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि खर्च ही नहीं होता, बजट जो है वो लैप्स हो जाते हैं। तो शाम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, बारीकी से एक रिपोर्टर होने के नाते जो है निगाह रखते हैं। आपको लगता है कि जो अक़लियती तबके की जो तरक्की का जो काम है, जो इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो मजहबी रहनुमा जो है जब कोई बयान देते थे तो जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारी सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाती हैं और वो काम जो है वो असरअंदाज होते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान दिया था गुजरात के हवाले से। उन्होंने कहा था कि जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये भी नहीं कह सकते कि ये गुजरात से महाराष्ट्र का मामला कहीं कमतर है। तो इस तरह का बयान कहीं ना कहीं एक लोगों के जहनों में गलतफहमियां पैदा की और बहुत ज़्यादा इस पर बयानबाजियाँ भी की गई। लेकिन एक नई सियासत शुरू हो गई, एक नई सियासत शुरू हो गई और बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने रद्द अमल का भी इजहार किया। ये अलग बात है कि जब हमने मौलाना महमूद मदनी से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे बातों को दूसरे अंदाज से लिया गया है। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी जितनी तंजीमें हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, कसीर तंजीमें हैं और सब अलग अलग मैदान में काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं और किया भी जाना चाहिए। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जो लोग इश्यूज़ उठाते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, इत्तेहाद और इत्तफाक नहीं होता। यही वजह है कि हमारी जो इश्यूज़ हैं, इख्तलाफात ज़्यादा होते हैं। कोई तंजीम, कोई जमात, कुछ डिमांड है उनकी, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग डिमांड्स रखते हैं और नतीजा ये होता है कि हम हल्के पड़ जाते हैं और हमारी मांगे मजबूती से हुकूमत तक नहीं पहुंच पाती है और नतीजा ये होता है कि हम अपने इशू को या अपने मसाइल को हल नहीं कर पाते। और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या मजहबी और फिरकापरस्त सियासत मुस्लिम तबके से जुड़े इश्यूज को असरअंदाज करती है, और इस बातचीत को अब आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मंजूर आलम साहब, बात वो वहीं से शुरू होगी जो एहतशाम ने कही है। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब बयान दे रहे हैं और जो मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार हो रहे हैं या जो बेकसूर जेलों के अंदर हैं, उन्होंने उसके हवाले से वो बयान दिया था और कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि गुजरात के अंदर तरक्की हो रही है। जब इतनी बड़ी तंजीम के जिम्मेदार उलेमा हैं, जब इस तरह के बयान देते हैं, आपको लगता है कि जो सियासत है वो कहीं ना कहीं उसका रुख भी बदल जाता है और कहीं ना कहीं आप जो है एक आदमी की हिमायत भी कर रहे हैं और उससे जो है वो दूसरे काम असरअंदाज होते हैं? फिर गुजरात का जहाँ तक मामला आता है वो डेटा की कमी की बुनियाद पे ही है। वाज़े रहे कि जो बात कही जाती है कि गुजरात का हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ रेट है, गलत है। उसका अब इन दिनों चौथा या पांचवा पोजीशन है, चौथा नंबर है। तो अब ऐसे लिहाज से कैसे कहा जा सकता है कि यानी गुजरात लीड कर रहा है? ये भी पहलू को सामने लाना चाहिए। जहाँ तक बयान का ताल्लुक है, देखिए बयानात मुख्तलिफ टेक्स्ट में होता है। हम ये ज़रूर समझते हैं कि उलमाए दीन चाहे कोई भी हो, बगैर किसी का नाम लिए हुए, उलमाए दीन की तरफ से कोई बात जब आती है तो उसे लफ्ज़ फतवा दे दिया जाता है। हालांकि आर्टिकल 30 में कहीं बात ये नहीं आती या दस्तूर में कहीं ये बात नहीं आती कि वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकता है। लेकिन अगर कोई आलिम दीन हो गया या किसी मस्जिद का इमाम हो गया, उसको फतवा करार दे दिया जाता है, उसके बयान को
वो जो खुद गलत जो है। है कहते नहीं कि हम फतवा दे रहे हैं, उन्होंने कहा, उसको फतवा की जबान दे दी, और फतवा के खिलाफ माशाल्लाह हर आदमी टूट पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे दानिश्वर हो, चाहे आलिम दीन हो, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे कोई भी हो। तो उसके नतीजे में ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं एक वाज़े तौर से एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन हर हाल में हुकूमत और हुकूमत की मशीनरीज करती है। स्कीम पहले से तय हो जाता है, फंड एलोकेट हो जाता है, फंड ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये उलमा के बयान से वो रुकता क्यों है भाई? जबकि एक चीज़ एलोकेटेड है, ट्रांसफ़र हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो वेयर दिस इज कमिंग? इसका मतलब ये हुआ कि जो काम नहीं कर रहे उसको छुपाने के लिए बहुत सारी बात हो गई, हकीकत वो नहीं है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि माहौल में बिगाड़ पैदा हो सकता है, सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो सकती है, एक दूसरे हिंदू मुस्लिम के एक रुझान पैदा हो सकता है, बट नॉट इन द इम्प्लीमेंटेशन, नथिंग टू डू विद द इम्प्लीमेंटेशन अनलेस वहाँ बायस नहीं है। तो अगर बायस है तो आप चाहे कितने भी पीसफुल बात करते रहें, अच्छी अच्छी बातें कहते रहें, वो कभी नहीं होगा। डॉक्टर तस्लीम साहब, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की बात नहीं होनी चाहिए, वो इशू कहाँ से आ गया? सवाल ये उठता है कि जब मौलाना महमूद मदनी साहब की मैंने बात करी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, एजुकेशन का मसला है, तरक्की का मसला है, और सियासत में आगे बढ़ने का मसला है, नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये भी मसला है। नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस तरह के इल्जाम आते हैं सब लोगों को पता है। फिर मौलाना महमूद मदनी साहब कहते हैं कि जो कुछ गुजरात में हुआ उससे कम जो है वो महाराष्ट्र में भी नहीं हो रहा है। जब इस तरह के बयान आते हैं, आपको नहीं लगता कि एक तो बिखराव नजर आता है, क्योंकि बहुत सारी तंजीम जो है वो मुखालफत आज भी कर रही है नरेंद्र मोदी की, दूसरी बात जो अहम इश्यूज हैं उनसे भी कहीं ना कहीं भटकाव होता है, और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी सामने आती है कि कहीं आप जो है वो नरेंद्र मोदी की हिमायत में तो खड़े नहीं हो रहे हैं। आज़ादी के बाद से लेके अब तक जो असल अलमिया हिंदुस्तान के मुसलमानों का है, और मैं मुसलमानों की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये फोरम मुसलमानों की बात के लिए, पूरे मुल्क की बात के लिए नहीं है। पूरे मुल्क की बात करनी होगी तो मैं अभी की दलील को मानूंगा, क्या 20 रुपए रोज से यौमिया आमदनी नहीं है, क्योंकि मुसलमानों इसलिए बात कर, और मुसलमानों का अलमिया ये रहा है कि मुसलमानों को न तो अपने इश्यूज, अपने एक्चुअल इश्यूज रेज करने दिए गए यहाँ, न मुसलमानों की अपनी लीडरशिप को यहाँ से नीचे से खड़े होने का कोई मौका मिला। मुसलमानों के बीच इश्यूज भी सियासी जमातों ने रेज किए, और उनके बीच अपने प्रोजेक्टेड लीडर्स के जरिए उनको रेज करवा के एक ओपिनियन उसके जरिए बनाने की कोशिश की गई, चाहे वो बाबरी मस्जिद का इशू हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इशू हो, या इस किस्म के बहुत सारे इशूज। हमने जो तालीम, तंजीम और तिजारत, तीन चीजें जो किसी कौम की तरक्की के लिए सबसे अहम होती है, वो इशू होना चाहिए था हमारा, डेवलपमेंट का इशू। वो इशू कभी नहीं हुआ, और वो इशू इसलिए नहीं हुआ कि इन जमातों ने अपनी प्रोजेक्टेड लीडरशिप के जरिए अपनी मंशा के मुताबिक इश्यूज ड्रॉप किए कम्युनिटी के अंदर, और कम्युनिटी उन इश्यूज पे बहस करती रही। बिल्कुल इसी तरीके से नरेंद्र मोदी को एक इशू बना के कम्युनिटी के बीच फेंक दिया गया है। हमारा इससे क्या लेना देना हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इस मुल्क में वजीर आजम हो या ना हो? ये इशू नहीं है मुसलमानों का, हमारा इशू डेवलपमेंट है। आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप वस्तानवी मैं वस्तानवी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। इन टोटलिटी एक बात देखिए, हम इन इश्यूज को, तस्लीम जी, पहले इसका जवाब हो जाना चाहिए। हम डेवलपमेंट का इशू मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। जवाब वस्तानवी साहब ने यही कहा, वो बन जाए ना बन जाए मुसलमानों का मतलब नहीं। मेरी मैं बात सुन साहब को लीजिए, कर रहा हूं, मेरी बात मैं सुन महमूद लीजिए। मदनी साहब को जब कर रहा हूं। एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। जब हिंदुत्व उरूज पे था, इस देश के सेकुलर हिंदुओं ने सिर्फ 25% वोट बीजेपी को मिला था। 75% सेकुलर लोग, सुनिए ना, जिनकी बात मंजूर साहब कह रहे हैं, ये वही लोग थे, लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिन्होंने बीजेपी को खन डाला, और आज तक वो सरकार में देश में नहीं आ पाए। आप उसको जायज ठहरा रहे हैं। आप मेरी बात को डेविएट कर रहे हैं। अच्छा, ये आप मैं पूरी बात कर कह रहा हूं लीजिए कि जी। इश्यूज मुसलमानों के जो असल इश्यूज हैं, जिन पे मुसलमानों को बहस करनी चाहिए, हमको उनसे भटकाया जाता है, और इस किस्म के इश्यूज हमारे बीच डाल लिए जाते हैं। और मेरा बिल्कुल बहुत वाज़ेह मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के सीने पे पैर रख के और हाथ में तलवार लेके कोई आदमी कहे कि वोट दो, तो वो आदमी हमारा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम उस पर बहस करके अपने मुद्दों से क्यों भटके? अब्दुल हमीद मैं साहब, ये कहना चाहता बिल्कुल ठीक है। अब्दुल हमीद साहब, मौलाना वस्तानवी साहब ने जो है वो कई साल पहले बयान दिया था, और फिर
नतीजे में जो है उनको क्या नतीजे भुगतने पड़े वो भी सबके सामने हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी तकरीबन उसी तरह का बयान दिया है। आपको नहीं लगता कि जो असल इश्यूज हैं इस तरह की, जब आप तरक्की की किसी की तारीफ करते हैं जिसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगे हुए हैं, असल इश्यूज से जो है कहीं ना कहीं भटक जाता है और जो बिखराव है कम्युनिटी के अंदर वो भी लोगों के सामने आता है? मैं इसको समाजी, सियासी, इक्तिसादी सतह पे तकसीम करके देखता हूँ। ये मसला जो है सबके साथ है, जैसे कि अमीक ने कहा है, लेकिन उसकी सतह और जहत जो है अलग है। एक जो है मेहनत कश और सरमायादार का मामला है, एक जो है आदिवासियों का, गैर आदिवासियों का मामला है, एक जो है मुसलमानों गैर मुसलमानों का मामला है। तो हर जगह जो है इम्तियाज़ है, और जब इम्तियाज़ होगा तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि दीनदार आदमी कौन है, मजहबी कौन है और गैर मजहबी कौन है। जो है शाहरुख को आप मजहबी नहीं कह सकते हैं, शबाना आजमी को आप जो है मजहबी नहीं कह सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल अलीम जो थे उनको आप मजहबी नहीं कह सकते। रहनुमा नहीं है, लेकिन वो अपने लेकिन मजहब पे कितना चल डॉक्टर रहे हैं वो उनकी अब्दुल बात- अलीम ने जो है कौमी यकजहती काउंसिल में कश्मीर में ये कहा था कि आज़ादी के बाद ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिश हो रही है। क्यों कहा था उन्होंने? शबाना आदमी कह रही कि मुसलमानों को जो मकान और किराए पर मकान नहीं मिल रहा है, और शाहरुख कह रहा है कि मुसलमानों की बुनियाद पर हमें महसूस होता है कि हमारे साथ इम्तियाज़ हो रहा है। तो इम्तियाज़ जो अलग अलग है, तो जब तक आप जो है समाजी, इक्तिसादी, सियासी तनाजुर में पूरे मामले को मजमूई हैसियत से नहीं देखेंगे, आप जो है वो सही फैसले तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो तस्लीम साहब ने जो बात कही है, मेरा सवाल ये है कि नहीं, क्या नहीं, जी वो मैं वहां आ रहा जी। हूं। जब जो तस्लीम साहब ने जो बात कही है, वो बात जो है जो तारीखी तनाजुर में और जो हम लोगों ने जमीयत का मुताला किया वो जो है सही नहीं है। जमीयत उलमा आज भी सियासत में नहीं है। दो चीजें होती लेकिन हैं। कहना कि सपोर्ट तो होती है नहीं, किसी ना किसी पार्टी देखिए, को। एक है बुकापोश सियासत की जाती है। एक जो है- कोई तंजीम भी सियासी नहीं है। देखिए, मैं- एक भी तंजीम अब सियासी उसको नहीं बोलने है, दीजिए। मगर सब सियासत करते हैं। नहीं, सब सियासत को करते हैं। ऐलानात आते बिल्कुल ठीक हैं है। इलेक्शन के मौके पे। बिल्कुल। नहीं, नहीं, हर जमात जो आप है हमें ऐलान बोलने करके दीजिए, फिर उनको आप वोट बोलिएगा। कीजिए, बिल्कुल उनको ठीक है। वोट कीजिए। जी देखिए, मैं जितना जमीयत उलमा को जानता हूं, तस्लीम रहमानी साहब नहीं जानते हैं। मैंने वो चीजें पढ़ी जो छपी नहीं है, और वो चीजें भी पढ़ी है जो छपी है, इसलिए मुझसे ज्यादा ये जमीयत को नहीं जानते जी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एक है इनफरादी सियासत, एक है इज्तिमाई सियासत। जब तक इज्तिमाई तौर पे सियासत नहीं होगी, जमात को आप उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। महमूद मदनी का या जो है इस मौलाना इसहाक संभली का या मौलाना बदरुद्दीन का, ये जमीयत की सतह से नहीं जाते हैं, ये वसूली चीज़ है। ये अपने तौर पे सियासत कर रहे हैं। अगर जमीयत की सतह से जाते तो मौलाना इसहाक संभली को कम्युनिस्ट पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी, मौलाना महमूद मदनी को राष्ट्रीय लोकदल में जाने की क्या जरूरत थी, मौलाना बदरुद्दीन साहब अलग क्यों पार्टी बनाते? इसलिए तस्लीम रहमानी साहब की ये बात सही नहीं कि जमीयत उलमा ये कर रही है। पार्टी की सतह पे जो है आज़ाद है, कोई भी जो है सेकुलर पार्टी है उसमें जमीयत का कोई भी रुकन, कारकुन, ओहदेदार जा सकता है। इसलिए ये जमीयत के हवाले से बात सही नहीं। जहाँ तक जो नरेंद्र मोदी की बात है, तो मैं मानता हूँ कि वस्तानवी साहब और मौलाना महमूद साहब के बयान में बहुत फ़र्क है। उन्होंने कहा था भूल जाने के लिए, ये कह रहे हैं याद रखो। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की मजबूती जो है गुजरात में अहम रोल अदा कर रही है, कांग्रेस की कमजोरी मकामी सतह पे, जिले की सतह पे, स्टेट लेवल पे कोई लीडर क्यों नहीं खड़ा होता है जो मोदी को जो है शिकस्त दे? तो ये तो आप मानेंगे कि जामनगर में 27 सीटों पे जो बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हुआ और उसमें जो है 24 मुसलमान थे, सब जीत गए, तो ये तो आपको मानना होगा कि लोग जीत गए। लेकिन कौन से इलेक्शन की बात करें? 24 मुसलमानों की? अभी जो कॉर्पोरेशन का जी, कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात और आप जो कर रहे है हैं। ये संबली में भी, तो आप ये नहीं कह सकते अब वो कैसे जीते, डर की बुनियाद पे या कांग्रेस ने मजबूत मुतबादिल फराहम नहीं किया। तो जब तक आप हकायक की बुनियाद लोग ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी ने और बीजेपी ने वहां पर मिलकर के जो है वो कुछ खेल किया है। देखिए, किसी ने भी फेल किया हो, जो हम तजिया करते हैं, डॉक्टर मंजूर आलम से तजिया करते हैं, वो बिल्कुल हकीकत की बुनियाद पे। हम ये नहीं देखते हैं कि वहां कांग्रेस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। लेकिन इस बयान को आप कैसे देखते हैं जब महाराष्ट्र की और गुजरात की तुलना होती है? हाँ, दोनों के अंदर जो है वो नहीं, तुलना नहीं है। वो तो ये कहा गया था कि ये तो कांग्रेस ने जो है वहां मजबूत जो है मुतबादिल फराहम नहीं किया, इस तरह सूरत हाल पैदा हुई थी। ये भूलने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आपने मुखालिफ को, दुश्मन को कमजोर समझना जो है ये बहुत बड़ी नादानी होती है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अमित साहब, आपको क्या लगता है, मौलाना वस्तानवी साहब हों, शाहिद सिद्दीकी साहब हों, मौलाना महमूद मदनी साहब हों, भले ही बयान देने के बाद ये मुकर जाए, लेकिन जो इन्होंने कहा वो सबके सामने है।
नहीं, तो आपको क्या मौलाना लगता है महमूद कि ने जब तारीफ की है तो जी। गुजरात तो तरक्की के मामले में चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे जो है बिहार है, हरियाणा बिल्कुल। है। बिहार और हरियाणा का जिक्र नहीं होता, वो गुजरात का ही गुजरात जिक्र होता तो है। पहले से तरक्की आपको क्या याफ्ता लगता है सूबा कि है। कम्युनिटी के अंदर जो बिखराव है वो सामने आता है, और जो इश्यूज हैं, जिन इश्यूज को लेकर के आप लोग चल रहे हैं, दूसरे लोग चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन इश्यूज से जो है वो लोग राह भटक जाते हैं, देखिए, असरअंदाज करते हैं इनके बयान भी। क्योंकि मेरा मामला है कि जज्बाती मसले तो हैं ही, उसको तो खैर हमें हल करना ही है, लेकिन जो मुसलमानों के जो इक्तिसादी मामले हैं, जो सियासी मामले हैं, वो एक बहुत सीरियस मसले हैं। जब ये बजट वहाँ से कैंसिल हुआ, इस देश में तमाम मुसलमानों के संगठन हैं, ये जो लड़कियां थीं, जनानी हमारे देश की, हमारी बहनें, हमारी माएँ, जब एक लड़की का रेप हुआ, रेप होने के बाद उन लड़कियों ने अपनी ताकत दिखा दी और फास्ट ट्रैक कोर्ट हासिल कर ली, कुर्बानी दी। लेकिन मैंने एक मुसलमानों के नया कानून भी आ रहा है। मैंने एक मुसलमानों के संगठन को मैंने जाके कांग्रेस को घेरते हुए नहीं देखा कि भाई आप तो सेकुलर हैं, हमने यहाँ यूपीए 1 में भी आपको चुना था, यूपीए 2 में भी चुना था, हम संघर्ष करेंगे, लेकिन जो बजट आपने हमारा कैंसिल किया है, ये हमें कसूर हमें एक्सेप्ट नहीं है, ये कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। मैं मानता हूं मंजूर साहब की बात को, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हम सेकुलर फोर्सेस का, कम्युनल फोर्सेस के जो उनका पूरा जंग है, जो हमें वो कमजोर कर रहे हैं, इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया को कमजोर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसके ढांचे में प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि आपको इस देश में अगर अपने हक के लिए लड़ना है तो कन्वेंशन, सेमिनार, राय बनाने के लिए होते हैं। हक अगर नहीं मिलते हैं तो उन्हें छीना जाता है, जैसे हमारे देश की बहनों ने छीना। हम सब भाई नौजवान यहां बैठे हुए हैं, कोई आग ही नहीं है, और हमारे जो लीडरान हैं, मैंने आपको यूपी का हवाला इसलिए दिया कि जो 68 मुसलमान जीत कर आए, मैं जिनसे बता रहा हूं, बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी कि साहब मुसलमान ही करेगा। आजादी के बाद साहब हमें हमेशा 60 साल की कहानी बताई जाती है, जी। तब क्या था भाई, क्या हमारा उरूज था, क्या हमने क्या क्या किया था। पिछले 20 साल में आप क्या कर रहे हैं? और यूपीए 1 की जो सरकार थी उसमें तो कोई समस्या नहीं थी, वो तो चल रही थी, करप्शन भी नहीं था, सारे काम हुए, नरेगा आया। और यूपीए 2 में क्या हो गया? यूपीए 2 में क्या प्रॉब्लम है? ये कह रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। यूपीए 1 में तो हमने कॉमन मिनिमम टर्म का एजेंडा बनाकर सरकार को हमने खूंटी पे टांग दिया था, हमने कहा ये काम है, ये काम करो। यूपीए 2 में क्या हो गया? हमारे कौन रोक बजट रहा है हमसे आपको? छीन लिए गए। अब तो दीदी भी नहीं रही आपके साथ। अब तो दीदी भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मजहबी और फिरकापरस्त सियासत जो है वो मुस्लिम तबके के इश्यूज को असरअंदाज करती है, कहीं उनको भटका देती है? बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑडियंस में, आप बताइए आपको क्या लगता है जब हमारे मजहबी रहनुमा इस तरह के बयान देते हैं, गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र तुलना होती है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आप लोगों के ऊपर भी असर डालते हैं और जो इश्यूज हैं वो भी भटक जाते हैं? हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं क्यों उस पर ध्यान देते हैं? हमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए। क्यों इतनी तवज्जो हमारे दे रहे हो? बहुत सारे और इश्यूज हैं, हमारे मसाइल बहुत हैं, हम मोदी पर ध्यान देते हैं, मोदी और मशहूर होते हैं उससे, उनको हम सीधे उस तौर पर पे आप ध्यान तक ही फायदा नहीं देंगे। पहुंचता है। जब हम ठीक। ध्यान नहीं देंगे तो वो सोचेंगे कि भाई वो तो कोई तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो खुद मशहूर नहीं होंगे, वो उसको वो पॉपुलैरिटी मिलेगी ही नहीं। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम रहनुमा होके, कौम के रहनुमा होके भी हम उस पर ध्यान दे देते हैं। ठीक है। अमीर साहब, आप जो है लीडरशिप की हम बात करते हैं, अक़लियती तबके की लीडरशिप जो है वो नहीं है। बहुत सारे लीडर्स हमारे सामने आते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, उनको तो पार्टीज जो है वो आगे बढ़ने नहीं देती। आपको क्या लगता है कि मजहबी रहनुमाओं को भी छोड़ दो, फिरकापरस्त ताकतों को भी छोड़ दो, वो अपना काम करेंगे जिनको जो कुछ करना है, लेकिन हमारी खुद की लीडरशिप, हमारे अंदर से लोग क्यों ऐसे आगे नहीं निकलते जो कौम की तरक्की के लिए, कौम के इश्यूज को उठाने के लिए जद्दोजहद करें और सच्चे मन से काम करें बिना परवाह किए पार्टीज की? देखिए, ग्लोबलाइजेशन ने एक पूरे देश में एक माहौल बना दिया, जिस तरह से हमारे चुनाव में पैसों का इन्वॉल्वमेंट है। और मैं अभी जिक्र कर रहा था कि कोई एक ईमानदार नेता हम लोगों के बीच में से भी लोग यहाँ मौजूद हैं, और वो अगर एक छोटी सी गाड़ी से 800 से उतरता है, उसका बहुत काम है, तो वही आवाम उसको कहती है कि ये तो ऐसे किसी काम के नहीं होंगे। और एक लोकल बॉडी, सिंबल भी होना चाहिए, लोकल मतलब बॉडी का एक काउंसलर या एमएलए, 4 गाड़ियां बड़ी बड़ी 25-25 लाख की, 4 गनमैन, जब वो उतरता है लोग कहते हैं साहब की लीडरशिप की क्वालिटी तो इसी में है। तो ये जो माइंडसेट आवाम के बीच में एक डेवलप है कि वो लीडर हेलीकॉप्टर से उतरेगा, बड़ी पार्टियों ने इसको एस्टेब्लिश किया है, वही मैसेज तो नीचे तक आया है ना।
तो वो जो लोग हैं हमारे बीच में से, चाहे वो मेजॉरिटी के हों चाहे वो माइनॉरिटी के हों, हर जगह वही हाल है। जिनके अंदर टैलेंट है, जो आंदोलन चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े जो संगठन भी हैं उनको वो अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं, उनको ये भी नहीं कहते हैं कि भाई आप हमारे असली हीरो यही हैं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि जो दौलत वाले बाप दादाओं के बेटे हैं उनके लिए पूरी कैंपेन चलाई जाती है, लॉबिंग कराई जाती है, चाहे बीजेपी से टिकट दिलाने के लिए, चाहे कांग्रेस से टिकट दिलाने के लिए, चाहे कोई मुख्तलिफ पार्टी के लिए। तो ये माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा, ये जो कॉर्पोरेट्स लोग जो जीत कर आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो अपने हित के लिए आ रहे हैं, आवाम के लिए तो नहीं आ रहे हैं। अगर 6 करोड़ 5 करोड़ रुपए कोई असेंबली में खर्च करता है, लोकसभा में कोई 18,000 करोड़ खर्च करता है, तो जाहिर से कि 5 साल में वो जो 18 करोड़ जुटा के लाया है उसको भी तो वो कहीं ना कहीं वसूलेगा। तो ये देखने में आया है कि खासकर मुसलमानों को इस बात में संजीदा हो जाने की ज़रूरत है कि जो हमारे बीच से जो सड़क की लीडरशिप है उसको वो आगे लाएं, और ख़ासकर जो दानिश्वर हैं, हम सबके जो बड़े हैं, जो बहुत काम करते हैं, और मेरा ये मानना है कि जो प्रोफेसर्स हैं या अलग अलग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, देश की लीडरशिप उनको लेनी चाहिए। और मजहबी उलमाओं का मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। इस देश में आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा रोल रहा है, नदवे का रोल रहा है, देवबंद का रोल रहा है, लेकिन ये पिछले 20 सालों में अगर आप इनके बीच की भी लीडरशिप देखें तो बड़ी तकलीफ होती है कि उनका जो विजन है वो कितना दोयम दर्जे का विजन उनका हो गया है। तो उन लोगों को या तो वो डिक्लेयर कर दें कि वो पॉलिटिकल लोग हैं, या तो वो डिक्लेयर कर दें कि साहब हम तो मजहबी लोग हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, या तो खुल्लम खुल्ला आए। कोई कम्युनिस्ट पार्टी में गया था, अभी हमीद जी ने बताया कि मौलाना इसाक संभली वहां से एमपी हुआ करते थे, कोई कांग्रेस में है, तो खुल के बोलें कि साहब हम पॉलिटिकल लोग हैं, तब तो मुसलमानों को भी लगे कि साहब कि कुछ उनका होने वाला है। बिल्कुल एहतशाम, क्या लगता है थोड़ा आपको? सा डिफर बस मैं बिल्कुल आपके पास एहतशाम, क्या लगता है आपको जो हमारी लीडरशिप है, आप देखते होंगे, लोगों से बात करते होंगे जाकर के, उनके अंदर कितनी शिद्दत से जो है वो चाहते हैं कि जो कौम के मसले हैं वो हल हों, ये आपको कितना संजीदा नजर आते हैं वो? देखिए, मुसलमानों की तालीमी, इक़्तिसादी और माशी और समाजी टोटली पसमानदगी है उसमें। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भी वाज़ेह किया है इस चीज़ को। तो इसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब हैं, हमारे मजहबी लोग हैं, सियासी लोग भी हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, सियासी लोग भी हैं, क्योंकि सियासत में जहाँ इत्तेहाद नहीं है वहीं हम देखते हैं कि हमारे मजहबी रहनुमा में आपसी इत्तेहाद नहीं है। जबकि किसी मसले के हल के लिए जहाँ आप अक़लियती या माइनॉरिटी हों, जहाँ के आप वहाँ पे आप अपने मसले को हल कराने के लिए आपको अपनी मजबूती और इत्तेहाद दिखाना ही पड़ती है। आपको ये दिखाना पड़ता है कि हम एकजुट हैं, मुत्तहिद हैं, ताकि सियासी पार्टियों पर इसका असर पड़े। लेकिन ये चीज़ हम नहीं देख पाते हैं। हमारे कुछ तंजीमें या कुछ जमातें कुछ मुख्तलिफ पार्टियों को सपोर्ट करती हैं, चाहे वो अंदरूनी ज़ाहिरी तौर पे हो या बातनी तौर पे हो। जबकि ये हकीकत है कि हिंदुस्तान की तरक्की में हमारे मुस्लिम लीडरान का और दानिश्वरों का, मजहबी रहनुमाओं का अहम रोल रहा है। हम हर मैदान में तरक्की कर रहे हैं, तरक्की में हिंदुस्तान का हाथ बता रहे हैं, यानी हिंदुस्तान की तरक्की में हमारा हाथ है। चाहे वो हम अगर बात करें साइंटिस्ट की तो हम अब्दुल कलाम देते हैं, अगर हम अदाकार की बात करें तो शाहरुख और सलमान देते हैं, अगर हम खेल की बात करें तो सानिया देते हैं। दिलीप साहब को तो अदाकारी का जो है वो विश्वविद्यालय या उनको यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जी। तो हमने इतनी बेशकीमती शख्सियात दी हैं देश को, जो तरक्की के मैदान में और हिंदुस्तान की तरक्की में बेइंतहा कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन वहीं हम अपनी जमातों को देखते हैं तो अफसोस होता है इस बात पे कि हमारी जमात किसी एक टॉपिक पे चंद दिनों के लिए मुत्तहिद तो हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें दहशतगर्दी की तो वो मुत्तहिद हो जाएंगे फौरी तौर पे, लेकिन एक 10 दिन 20 दिन के बाद ऐसा बिखराव पैदा होता है कि वो मामला जो हम बड़े शिद्दत से उठा रहे होते हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ का जो एहसास है वो सियासत तक भी है, और सियासी लीडरान जो आपके हिमायत में नहीं है, जो आपके लिए कुछ नहीं करना चाहती, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख करके उसको फायदा उठाते हैं। बिल्कुल फायदा उठाता है। और अब्दुल हमीद नौमानी साहब, आपके पास मैं आऊँगा। दोनों ने एक इशारा किया है, जो हमारी तंजीमें हैं, मजहबी रहनुमा जो उनको लीड करते हैं, उन तंजीमों के विज़न के ऊपर भी सवाल उठाया और उनकी जो यकजहती है उसके ऊपर भी सवाल उठाया। और मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ राजस्थान का। गोपालगढ़ वहाँ हुआ, 10 लोगों की जो है मौत हुई,
पुलिस की गोलीबारी में। मौलाना अरशद मदनी वहां जाते हैं और वो कहते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने जो इकदाम उठाए वो तारीखी थे, पूरे हिंदुस्तान को जो है सबक लेना चाहिए उन इकदाम से। उसके बाद मौलाना महमूद मदनी साहब जाते हैं, वो कहते हैं कि जो अशोक गहलोत ने किया इससे बुरा किसी ने किया ही नहीं, ये तो मोदी है राजस्थान के। यानी एक इशू को लेकर के चाचा भतीजे के अंदर ही एक बयान जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, एकता नजर नहीं आ रही है, यकजहती नजर नहीं आ रही है, तो फिर दूसरे लोगों की बात क्या करेंगे आप? मैं फिर वहीं आता हूँ कि चाहे तरक्की या तालीम का मामला हो, सबका ताल्लुक जो है सोच की तब्दीली और सिस्टम की सही तब्दीली है। तो बहुत से लोग जो है वो सिस्टम का फ़ायदा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा उठाते हैं, और भी बहुत सारे मामले हैं। अगर सबको आप मजमूई तनाजुर में जब तक नहीं देखेंगे सही नतीजे तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। अभी जो बात आई थी वो है क्यों, पूरी लड़ाई जो है नंबर 1 की है। चाचा भतीजे में भी नंबर 1 कौन है? नहीं, चाहे चाचा भतीजा या बाप बेटा, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पूरे मुल्क में चाहे वो सियासी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है दोनों की बाइट्स। माँ बेटे की लड़ाई ये नंबर 1 की नहीं है हिंदुस्तान में। तो जब आदमी इसमें आता है तो पूरी तरह लड़ाई जो होती है वो नंबर 1 की होती है, और वसूली बुनियाद पे मसाइल को लेके इख्तिलाफ हो सकता है, बाप बेटे में भी, चचा भतीजा में भी, भाई भाई में भी। ये नहीं, असल देखना है वसूल और सिस्टम और नजरिया। जो एहतशाम ने बात कही है और जो अमीर जामी ने कही है और जो उन बच्चों ने, तालिब इल्मों ने कही है, वो कहीं न कहीं जो है वो खला है। तो सबसे बड़ी बात जो है सिस्टम की बेहतर तब्दीली का, मैं कहता हूँ अखिलेश यादव हैं या राहुल गांधी हैं, उनको फ़ायदा जो है 95% वो सिस्टम का मिला है। उतनी सलाहियत का आदमी हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में तलबा हैं और नौजवान हैं, उनको 95% फ़ायदा सिस्टम का मिला है। 5% जो है ज़्यादा जो है 5% सिर्फ जो है उनको जो सलाहियत का मिला है। लेकिन अगर आप सिस्टम को आप नहीं बदलेंगे तो 100% आप अपनी सलाहियत के इस्तेमाल करके बसा औकात आप 5% भी फायदा नहीं उठा सकते हैं, आप सड़कों पे रह जाएंगे। ठीक, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आखिर में सवाल यही है कि ये जो मजहबी लीडरशिप है या फिरका परस्त ताकतें हैं, ये असरअंदाज ना कर पाए मुस्लिम इश्यूज को, उनकी तरक्की को, क्या कुछ होना चाहिए और कैसे मिलकर के काम करना चाहिए? मजहबी लीडरशिप को दरकिनार किए जाने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मजहबी लीडरशिप ने बहरहाल हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत की है और बड़ा लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका, इसलिए उसको दरकिनार किया जाना ठीक नहीं। लेकिन मजहबी लीडरशिप को अपने मफादात, ज़ाती मफादात, तंजीमी मफादात, मसलकी मफादात, इन मफादात से पीछे हट के मुसलमानों को मिन हैसुल उम्मत, एक कौम जब तक वो समझेंगे नहीं और वो उन मफादात वही कॉर्पोरेट सेक्टर के चक्कर में से आज़ाद होके मुखलिसाना नहीं सोचेंगे, या राज्यसभा में जाने का जो एक वो रहता है, वही लालच, वही ना, एक जो लालच होता है, खुद अपनी मुसलमानों को एक सियासी कुव्वत की हैसियत से वो जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक इस मुल्क में मुसलमानों की तरक्की के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर मंजूर आलम साहब क्या कहेंगे आखिर में, क्या कुछ होना चाहिए जो हमारी तंजीमें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और ये जो छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं इनका असर इश्यूज के ऊपर, तरक्की के ऊपर ना पड़े, किस तरीके से काम होना चाहिए? हाँ, मैं 3 बातें इस पर कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1 कि हमारी जो तालीम भी है, अगर सिर्फ सियासत है, दीन गायब है तो चंगेज़ी ज़रूर होती है। आप जितने भी बड़े बड़े रहनुमा को देखें, उन्होंने बड़ी खूबसूरत चंगेज़ी अख्तियार की है, चाहे उसको आप माने ना माने। और अगर सिर्फ दीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया से दूर है, जो तालीम के ख़िलाफ़ है। इसलिए उन्हें भी दीन और दुनिया दोनों को हसीन इम्तिजाज में समझने की कोशिश करनी चाहिए और बग़ैर समझे हुए बयान नहीं देना चाहिए, चाहे किसी के बारे में मामला हो। दूसरा पहलू ये है कि कोई भी जो इश्यू होता है, मिसाल के तौर पे अभी नौजवानों की गिरफ्तारियों की बात हो रही, 31 मार्च 2012 में एक इशू उठाया गया वो महाबलंकर हॉल से। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन दिनों सारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तंजीमें ये बात कर रही हैं। अगर सारी बातें एक तंजीम से होती और सभी मिलके करते तो आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि पूरे मुल्क में उसको फैलना चाहिए ताकि फिर आप उसे एक जगह पे कलेक्टिव ले आ रहे, जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 6 अप्रैल को एक कलेक्टिवली रामलीला ग्राउंड में आए ताकि इस इशू को ज़रा सा और सीरियसली टेकअप किया जाए। तीसरी बात क्या है, मुसलमानों की विजडम की तारीफ़ कीजिए।
कि तमाम 35-36 साल वेस्ट बंगाल में एक पार्टी की हुकूमत थी, जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसे हटा दिया। उसी तरह से यूपी में हुकूमत बनी, वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें गिरा दिया। गिराने की जो ये खूबी पैदा हुई है, समझ से हुई है। इसका मतलब ये है बेदारी आई है। बेदारी आई है और मुसलमान अब किसी का गुलाम नहीं होने जा रहा है। पहले उंगली से मोहर लगाए जाते थे, अब एक उंगली से हुकूमत गिरती है। इस बेदारी को आपको तारीफ़ करनी चाहिए और इस बेदारी के लिए अब मुसलमानों को एक ऐसी सोच पैदा करनी चाहिए कि वो बेदारी मज़ीद मानी खेज हो सके, जज्बाती न रह सके। और इसलिए इन दिनों देखेंगे लगातार 10 साल में कितनी, जैसे बदरुद्दीन अजमल को ही ले लीजिए, उन्होंने एक इशू को उठाया, कामयाब हुए, जमा हुए, तरक्की हुई या नहीं, इससे समझ लीजिए कि लालू प्रसाद की जब हुकूमत थी और जब बजट तय होता था, फंड एलोकेशन 7 महीने के बाद उनको दिया जाता था, तो जाहिर है कि फंड आया ही नहीं है 7 महीने का, तो फिर वो खर्च कहाँ तो से 5 महीने में कैसे पूरा कर लेंगे। और उसके बाद कहा जाएगा कि साहब फंड तो दिया गया था लेकिन आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। तो ये बात को भी समझना चाहिए। इस वक्त मुसलमान बेदारी के मरहले में आ चुकी है और वो मरहला धीरे धीरे, जैसे बच्चे चलने लगते हैं तो फिर दौड़ने की उम्मीद करनी चाहिए। हम चल रहे हैं, अब हम बिस्तर पे सोए हुए नहीं हैं, आंखें खोल करके चलना शुरू कर दिया है और सबको सबक दे रहे हैं कि अगर तुम काम करोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं नहीं करोगे तो गिरा करोगे देंगे। तो फिर हम बाहर तुम्हें का रास्ता दिखा गिराएंगे। देंगे। और उस समझ का एक समझ पैदा होगा जो थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे तजिया के मुताबिक 2019 में ये नतीजा अगर 5-5 साल का चलता रहा तो एक नतीजा खेज होगा कि उस वक्त मुसलमान अच्छे लीडर्स को तलाश करने में कामयाब होंगे, चाहे वो मुख्तलिफ पार्टीज़ में हो बिल्कुल या उसके अपनी पार्टी डेवलप जो मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की हैं, यानी सियासी पार्टियाँ, उसके अंदर इज्तिमाइयत पैदा हो, जो जहाँ इफेक्टिव है उनको सपोर्ट देने की बात हो और नतीजा खेज होकर रहेगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह नतीजे बेहतर आएंगे। जी जी, मेरा ये मानना है कि जब कोई मसला होता है, अब बटला हाउस में का मर्डर की बात हुई थी, तस्लीम भाई मौजूद हैं, मेरी मौजूदगी में मेरे हाथ से बॉडी मैंने क्लीन की थी। उस वक्त से लेकर आज ये पूरी जो लड़ाई है, पीपल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर, इसका मैं बतौर कन्वीनर काम कर रहा हूँ। देश की जो बड़ी पार्टियां हैं उसके सेकुलर लोग, कांग्रेस से भी मणिशंकर जी शामिल हैं, हम लोग इसको चला रहे हैं। आज हम संसद में जगह बना पाए हैं। आज हमारे वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि साहब जो है हम जुडिशियल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मुसलमान ग्रुप इकट्ठा हो जाए, क्या हम कोई आइलैंड बनाना है हमको? बिल्कुल ठीक है। मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हो जाए। मेरा ये मानना है कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ एक ब्रॉड सेकुलर लिबरल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी हम लोग इकट्ठा हों, तब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, यानी अगर मुस्लिम तबके के मसाइल को हल करना है, तरक्की करनी है, तो सबको मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, काम करना होगा बिना लालच के, तभी जो है वो तरक्की भी मुमकिन है और इन इश्यूज को भी हल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।